हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद पर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने अशोक के विषय में पढ़ रहे थे, अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अशोक की प्रमुख शिलालेखी एवं उसमें वर्णित विषय, यहाँ पे कुल जो है 14 जो है शिलालेख है और वो किस विषय पर है उनके बारे में जान लेते हैं। पहला शिलालेख जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। सेकंड में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। थर्ड जो है इसमें राज्य के अधिकारों का यह आदेश किया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। फोर्थ जो है इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। पांचवा जो है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा जो शिलालेख है उसमें नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां इसमें जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवें में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां जो है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम भी उल्लेख है जहां उन्हें धम्म प्रचारक भेजे थे। 14th और लास्ट जो है वो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विष्णु झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा की प्रदान की थी और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हित के लिए ध्यान रखने को कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध परंपरा के अनुसार उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम जो था अशोक जी ने किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का उपयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो था वह अफगानिस्तान में था। शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से और शेष जो है वह भारत से ब्रह्मा लिपि के अभिलेख मिलते हैं। खरोष्टी लिपि जो होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अशोक की शिलालेखों की जो खोज थी वो 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसअप को हुई थी। मतलब सबसे पहले जो रीड आउट डिकोड किया था वो जेम्स प्रिसअप ने किया था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि जो है उसमें लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। फर्स्ट जो ये वो प्रयाग स्तंभ लेख है। ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। सेकंड, दिल्ली टोपरा। यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। थर्ड, दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था, जो वो दिल्ली टोपरा के बारे में भी हम जानते हैं जिसको। रामपुरवा। यह स्तंभलेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित है और इसकी जो खोज है वो 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेरा जो है वो बिहार में है, चंपारण में। और जो 6 था वो लौरिया नंदनगढ़, चंपारण, बिहार के। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा
अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो है रुम्मीदेई। इसमें लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 मतलब पार्ट कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर था वह माफ कर दिया गया था। महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप की समस्या जो है समय के टाइम पर राज्य द्वारा राहत के कार्य किए जाने का विवरण है। प्रथम मतलब जो पृथक शिलालेख है उसमें यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारे कुना कंदहार अभिलेख जो है वो ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की जो नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी मतलब जांचा परखा जाता था, जस्टिफाई किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें संख्या मतलब मेंबर्स की संख्या जो होती थी वो 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ठीक है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी जो संख्या है वो 18 थी और मतलब अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की जो प्रांतों की संख्या थी वो 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों के जो प्रशासक थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक भी कहते थे। प्रांतों का विभाजन जो है वो विषय में किया गया है जो विषय उत्पत्ति के अधीन होते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम और जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गौप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का मतलब जो प्रशासन है वह 30 मेंबर का एक मंडल करता था। ठीक है। यानी एक पार्टी होती थी 30 मेंबर की। ठीक है। जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में जो है 10वां भाग मूल्य का वसूला जाता था और इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अब मतलब प्रशासनिक जो कमेटी थी उनके जो वर्ग थे उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट जो थी उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। सेकंड जो थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी। थर्ड जन्म मरण का विवरण करती थी। फोर्थ जो थी व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। फिफ्थ जो थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी और जो लास्ट थी वो बिक्री कर वसूल करती थी यानी टैक्स। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग का निर्माण जो था वो अधिकारी था। ठीक है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यही बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना के लुटेरों को जो जस्टिन थे उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करते हैं उनको नायक कहते हैं। सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। पिलनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में जो था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 6 लाख सिपाही पैदल भी थे, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रख रखाव था वो 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था वो महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घूमकर कार्य करते थे उनको गुप्तचर या संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि और
बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए यूज करते थे, ठीक है, जो द्रोण अनाज होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो था 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो थी वो रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवरदर्श से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन जो था वो 137 वर्षों तक रहा था और भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी थी। अशोक राम विहार जो था वो पाटलिपुत्र में था। तो फ्रेंड्स, आज की और कल की वीडियो में जो था हमने अशोक के बारे में और उनकी सारी हिस्ट्री वगैरह, उनके सारे काम, इन सब के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।